हाय, वेलकम टू थर्ड वेबिनार ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन। आज का टॉपिक है एज बेस्ड इन्वेस्टिंग, जो कि स्मार्ट दिशा एक्टिव ट्रेडर टीम्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। क्या आप अपना फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? आने वाले दिन में सभी लोगों का फाइनेंशियल नीड होता है और टुकड़े टुकड़े में जरूरत पड़ता है समय के साथ। जैसे आप अभी 20 से 30 साल हैं, अभी हो सकता है आपका इमीडिएट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर घूमने फिरने का तो रिक्वायरमेंट है ही। लेकिन जब आप देखेंगे कि अगर ये रिक्वायरमेंट को हमारे पास जो एक्सपेंस को बचा के अगर मैं 20 साल के बाद करूं तो वहां पे आता है एज बेस्ड इन्वेस्टिंग प्लान। सपोज आप 20 से 30 साल के हैं, 30 से 40 साल के हैं, 40 से 50 साल के हैं, 50 से 60 साल हैं, 60 से 70 साल, सभी लोगों का सभी कैटेगरी में आगे रिक्वायरमेंट रहता है, फाइनेंशियल नीड रहता है। मे भी आप घर करेंगे, एजुकेशन करेंगे, घूमने जाएंगे, व्हाटएवर वे यू नीड सम मनी इन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वहां पे आप रिस्क नहीं डाल सकते, वहां पे फिक्स इनकम आपको चाहिए ही चाहिए। उसी सॉल्यूशन सभी लोग ढूंढते हैं, इसीलिए देयर इज अ नीड। और सभी लोगों का कमेंट्स आया था कि ऐसा एज बेस्ड स्ट्रेटजी हमारे लिए दीजिए। सो स्मार्ट दिशा एक्टिव ट्रेडर टीम आप लोगों के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी लेके आया है। अगर आपको रियली इंटरेस्टेड है, आपका फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करना है, इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपना फाइनेंशियल गोल बनाइए। ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क, आप इसको रिस्क को जानिए और अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। Let's move ahead the webinar point of view. I welcome Mr. Vivek and Vijay to join this webinar and move ahead. So welcome Mr. Vijay. So thank you sir. Myself Vijay Sundesha. अपन देखेंगे आगे एज बेस्ड इन्वेस्टिंग को, जैसा कि सर ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि एज बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होता है, उसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। दिस इज डिस्क्लेमर, एज यू नो ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क। व्हाट इज एज बेस्ड इन्वेस्टिंग? एज बेस्ड इन्वेस्टिंग बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है जो आपके पोर्टफोलियो को एज के हिसाब से किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका जिस एज ग्रुप में है उसके हिसाब से आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना चाहिए, कौन से इक्विटीज में कितना पोर्शन एलोकेट करना चाहिए, कैश में कितना रखना चाहिए, बॉन्ड में कितना रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड, सब चीज में बेसिकली इक्विटी आल्सो इंक्लूड म्यूचुअल फंड। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जब 20s में होते हैं तब कुछ आपका एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होता है। वही आप 60-70 में होते हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होता है, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत अलग होती है 20 से 50 की एज ग्रुप के लोगों के लिए। तो आज अपन इस वेबिनार में थ्रू आउट वही देखेंगे कि हमने जो प्लान बनाया, हम जिस तरह से कर रहे हैं कि किस एज ग्रुप में आपका कितना प्रोपोर्शन किस में जाना चाहिए। हमने एक 15 लाख का हाइपोथेटिकल प्रिंसिपल अमाउंट रखा है, उसको बेस मानते हुए अपन आगे के सारे सिनेरियो को समझेंगे। फॉर द एज ग्रुप ऑफ 21 to 30 का जो एज ग्रुप रहता है उसमें बेसिकली थोड़ा सा रिस्क टॉलरेंस होता है, वो हाई रहता है। तो हम एग्रेसिव ग्रोथ को लेके चलेंगे उस टाइम, क्योंकि लाइफ स्पान काफी है अपना अभी जब 60-70 का रिटायरमेंट एज होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, अपना जो 15 लाख का अमाउंट है उसमें से 80% अपन इक्विटीज में जाएंगे और 20% का जो अपना फंड है उसको अपन कैश प्लस बॉन्ड्स में रखेंगे। तो 15 लाख के अमाउंट पे 12 लाख रुपीज अपन इक्विटी फंड में डालेंगे, 1,50,000 अपन कैश में एंड 1,50,000 अपन गवर्नमेंट बॉन्ड फंड में डालेंगे। बेसिकली ये है कि आप यंगर इन्वेस्टर है, आपके पास काफी लाइफ स्पान अभी है, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं अभी इस एज में, इसलिए हम 80% है वो इक्विटीज में अलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि हाई पोटेंशियल रिटर्न, एज यू नो इक्विटीज इस तरह का जो सिस्टम है कि जिसमें आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली थिंग्स मिलती है, ऐसा जिसमें अपना इन्वेस्टमेंट है उसको अपन काफी अच्छे से एक्सपांड ग्रो कर सकते हैं अच्छे रिटर्न्स के साथ। मेजर एक्सपेंसेस होते हैं जो 21 to 30 की एज ग्रुप में, उसमें आपका आते हैं एजुकेशन एक्सपेंसेस, जिसमें स्टूडेंट लोन, ट्यूशन फीस, टेक्स्ट बुक, रेंट का आपका कॉस्ट हो सकता है, हाउसिंग कॉस्ट, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में आपका मेजर एक्सपेंस जाता है, प्लस इसके साथ में सोशल एक्टिविटीज। ये रहते हैं मेजर एक्सपेंसेस 21 to 30 एज ग्रुप के लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 30s की जिनकी एज होती है, फॉर द एज ग्रुप ऑफ 31 to 40s की बात करते हैं अपन। रिस्क टॉलरेंस आपका थोड़ा सा मॉडरेट रहता है इसमें, तो अपन बैलेंस अप्रोच लेके काम करते हैं। जो अपन 15 लाख के अमाउंट की बात कर रहे हैं, 15 लाख का जो प्रिंसिपल है उसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो 80-20 था उसको अपन थोड़ा सा और मैनेज करके 65% अपन इक्विटीज में अलोकेट करेंगे और 35% है वो अपना कैश प्लस बॉन्ड्स पर रहेगा। तो एग्जांपल के लिए
जो 15 लाख का अमाउंट है उसमें से 9,75,000 आपका डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड में रहेगा, सेम 2,62,500 कैश में एंड सेम अमाउंट आपका बैलेंस फंड में रहेगा। बेसिकली अभी क्या हो रहा है, आप ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं तो अपना रिस्क टॉलरेंस है जो जब आप 20s में थे उससे थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो आपके पास अभी भी ऑल्दो यू हैव इनफ टाइम, जब मार्केट फ्लक्चुएशंस है उनको रिकवर करने का कभी भी ऐसी चीजें होती है तो यू हैव इनफ टाइम टू रिकवर, इसलिए अपन 65% अभी भी इक्विटीज में जा रहे हैं। बेसिकली जो बैलेंस पोर्टफोलियो होता है वो आपका जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए अपने ये प्लान किया है कि अपन 65% इक्विटीज प्लस 35% कैश और बॉन्ड्स में जाएंगे। मेजर एक्सपेंसेस देखते हैं 31 to 40 एज ग्रुप के लोगों के लिए क्या मेजर एक्सपेंसेस रहते हैं। मॉर्गेज का एक्सपेंस है, होम ओनरशिप कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्सेस, इनमें मेजर एक्सपेंस जाता है आपका। नेक्स्ट है फैमिली जिसमें चाइल्ड केयर प्लस एजुकेशनल एक्सपेंसेस, रिटायरमेंट सेविंग की तरफ आपका कुछ पोर्शन अलोकेट होता है। उसके साथ ही आपके कार मेंटेनेंस, क्योंकि तब इस एज ग्रुप तक आपके पास अपना कार खुद का रहता है, ये सब चीजें, तो आपका जो एडिशनल ट्रैवल एक्सपेंसेस थे वो कटिंग होके यहाँ पे आपका रेगुलर अपकीप और रिपेयर्स में ये सब चीजें आपका एक मेजर अलोकेट होता है अपने फंड का। दिस इज मेजर एक्सपेंसेस। सो फॉर नेक्स्ट देखते हैं फॉर द एज ग्रुप ऑफ 41 to 50। इसमें क्या होता है, बेसिकली अपन थोड़ा ग्रोथ आपका कंजर्वेटिव लेके चलते हैं, हम मॉडरेट टू लो आपका रिस्क टॉलरेंस रहता है, इसलिए अपना जो असेट अलोकेशन है उसको हम 50% इक्विटीज में, जिसमें म्यूचुअल फंड स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं, और 50% अपन कैश प्लस बॉन्ड्स में रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए 7,50,000 अपन डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड में रखेंगे, 3,75,000 अपन कैश में एंड सेम अमाउंट को अपन डेब्ट फंड में डालेंगे। बेसिकली एज यू अप्रोच रिटायरमेंट आपका फोकस हो जाता है प्रिजर्विंग वेल्थ एंड जनरेटिंग इनकम, क्योंकि आप उस एज ग्रुप की तरफ तो जा ही रहे बट उसके साथ ही आपको इनकम कैसे हो सकता है, तो इसीलिए अपन 50% जो है अपना पोर्शन वो अपन इक्विटीज में लेके चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है वो आपको हेल्प करेगा। एक ग्रोथ पोटेंशियल तो दे ही रहा है क्योंकि अपन अभी भी 50% अपना फंड एलोकेट है, प्लस आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी रहता है कि फंड में रिस्क रिवार्ड सारा मैनेज करते हुए आपका फंड ग्रो हो रहा है। मेजर एक्सपेंसेस देखते हैं कि क्या मेजर एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपको 41 to 50 एज ग्रुप के लोगों के लिए। उसमें आपका मॉर्गेज है, यू कंटिन्यू टू पेमेंट ऑफ मॉर्गेज, एंड नेक्स्ट इज कॉलेज एजुकेशन, सेविंग्स फॉर चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन। उसके बाद आपका रिटायरमेंट सेविंग, इंक्रीज कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट अकाउंट, एंड नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें बेसिकली फैमिली कवरेज और प्रीमियम्स ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपना पोर्टफोलियो रहेगा 50%। नेक्स्ट देखते हैं अपन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 51 to 60। बेसिकली रिटायरमेंट प्लानिंग्स होता है इस एज ग्रुप के लोगों के लिए, तो आपका रिस्क टॉलरेंस काफी लो हो जाता है। एसेट एलोकेशन वाइज देखेंगे अपन तो अपन क्या करेंगे, 35% इक्विटीज में जाएंगे एंड 65% कैश एंड बॉन्ड्स में जाएंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रिस्क थोड़ा सा कम करके थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं इस एज ग्रुप के लोगों के लिए, और 20 से 20s, 30s, 40s और 50s में आपने देखा होगा तो अकॉर्डिंगली इक्विटीज और कैश को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। तो जो सेम 15 लाख का फंड है उसको अपन 5,25,000 रुपीज डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड एंड 487,500 कैश में, एंड सेम फॉर फिक्स्ड इनकम फंड्स। बेसिकली एज यू गेट क्लोजर टू रिटायरमेंट योर प्लानिंग गोल इज टू जनरेट इनकम एंड प्रोटेक्ट योर सेविंग। इस एज ग्रुप में आप उतना रिस्क नहीं ले सकते जो आपने रिस्क लिया जब आप अपने 20s में, तो उस टाइम आप थोड़ा सा एग्रेसिव जा सकते हैं क्योंकि उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी कम होती है, बट अभी आप थोड़ा सा रिस्क टॉलरेंस आपका लो रहता है, तो अकॉर्डिंगली प्लान है कि 35% आप अपना इक्विटीज को अलोकेट करेंगे, बाकी आप बॉन्ड्स एंड कैश में जाएंगे। क्योंकि जो मोर कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो होता है उससे आपका रिस्क टॉलरेंस उसमें रिड्यूस करने में हेल्प करता है, प्लस आपको जो स्टेडी रिटर्न्स है वो आपको मिलते जा रहे हैं मार्केट की ग्रोथ के साथ में। मेजर एक्सपेंसेस की बात करें अपन तो उसमें आपका पोटेंशियल मॉर्गेज पे ऑफ हो, नेक्स्ट रिटायरमेंट प्लानिंग्स हो जाता है, हेल्थ केयर कॉस्ट इस टाइम तक आपके मेजर पोर्शन इसी का होता है, हेल्थ केयर कॉस्ट जिसमें मेडिकेशंस प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि आपका एडल्ट चिल्ड्रन है तो उनको आपका जो चिल्ड्रंस एक्सपेंसेस बेसिकली वो आपका बड़ा प्रोपोर्शन उसमें जा रहा होता है एक्सपेंस वाइज की बात करें। नेक्स्ट एज ग्रुप देखते हैं अपन 61 to 70 एज ग्रुप। ये रिटायरमेंट बेसिकली अपन 60s एंड बियॉन्ड बात करते हैं कि व्हाट इज फॉर 60s प्लस पीपल। इसमें आपका रिस्क टॉलरेंस वेरी लो हो जाता है। एसेट एलोकेशन वाइज अपन 20% इक्विटीज को एलोकेट करेंगे प्लस 80% कैश एंड बॉन्ड्स को एलोकेट करेंगे।
एग्जाम्पल के लिए अपन जैसे कि 15 लाख का जो अपन फंड कंटिन्यू कर रहे हैं उसको 3 लाख अपन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में, 6 लाख कैश में एंड सेम अमाउंट फॉर फिक्स्ड इनकम फंड्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स प्लस एन्युटीज में अपन जाएंगे। क्योंकि आपका अब जो इनकम है आप उतना इनकम एक्सपेक्ट करते हैं जो आपका फंड है वो आपको सपोर्ट करे आपके लाइफस्टाइल को बेसिकली, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ प्रोपोर्शन है वो इक्विटीज में प्लस मेजर प्रोपोर्शन आपका है वो बॉन्ड्स इनकम में जा रहा है जहां से आपको स्टडी इनकम मिल रहा है। ये कैपिटल जो अपने प्रोपोर्शनल है इसमें क्या आपका फंड भी सेफर साइड थोड़ा सा है, इसमें आप रिस्क कम कर रहे हैं, प्लस जो आपका स्टडी इनकम स्ट्रीम है जो आप ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा इनकम सोर्स आपको मिले, प्लस आपका जो फंड है वो भी ग्रो करता रहे, तो उसी को देख के प्लान किया हुआ है। मेजर एक्सपेंसेस है उसमें आपका 61 to 70 में बेसिकली आप ट्रांजिशन इनटू रिटायरमेंट इनकम, हेल्थ केयर कॉस्ट आपके काफी बढ़ जाते हैं व्हेन यू गो बियॉन्ड 60। सो एंड नेक्स्ट इज ट्रैवल एक्सपेंसेस, पोटेंशियल ट्रैवल एक्सपेंस हो जाता है उसमें। हॉबीज है जैसे कि आप कोई फुलफिल ना कर पाए अपने एज ग्रुप में बिकॉज यू डोंट हैव दैट इनफ टाइम उस टाइम, तो आप अभी कुछ अपना टाइम है वो सब चीजें इन सब चीजों में हॉबीज वगैरह में भी लगा सकते हैं। कुछ आपका स्टेट प्लानिंग हो सकते हैं, विल है, ट्रस्ट है या अदर कुछ स्टेट डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो आपका मेजर जो एक्सपेंसेस है वो इन सब चीजों में जा रहा होता है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 60s एंड बियॉन्ड। सो ये था बेसिकली आपको थ्योरी में किस तरह से देखना चाहिए। नेक्स्ट वैसे मिस्टर विवेक आपको इन सब चीजों के बारे में प्रैक्टिकलिटीज में बताएंगे कि आपको ये सब चीजें जो हमने थ्योरीज में देखी कि कितना इक्विटीज में, कितना कैश में, कितना बॉन्ड्स में जाना चाहिए, आप डिटेल में प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे और आप देखेंगे कि कितना एक ह्यूज ग्रोथ अपन देख पाएंगे जब आप प्रैक्टिकलिटीज में देखेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू डॉक्टर जैना सर फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन। थैंक यू। थैंक यू विजय फॉर ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। और मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को पसंद आया होगा कि इतना नीड आपके पास है। आपका एज डिफरेंट मैं देख पा रहा हूँ, तरह तरह का ग्रुप का लोग यहाँ बैठे हैं। आपका क्या एज है? 27 इयर्स, वेरी गुड। तो आप यंग एज है, ठीक है। आपका 46 चलो मिडिल एज भी है। और आपका 61। देखिए 26 से लेके 61 सभी अलग अलग ग्रुप के लोग हैं। सबका नीड तो डेफिनेटली अलग अलग होगा। सो नीड अलग अलग होगा तो सबका रिक्वायरमेंट और उसको फुलफिल करने का तरीका भी अलग अलग होगा। और मैं आपके बाद में होता हूँ एंड ऑफ द सेशन आप अपना कस्टमर नीड जरूर पूछिएगा। अभी जस्ट नोट कर रखिए आपका कितना इन्वेस्ट करना है और व्हाट आर द ऑल रिक्वायरमेंट, और नोट करके रखिए। एंड ऑफ द सेशन आप जरूर पूछना है। और मैं मिस्टर विवेक को बोलूंगा उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थ्रू एक्सेल शीट बनाने वाले हैं, राइट? सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एक्टिविटी ऑफ डिटेल एक्सप्लेनेशन बाय मिस्टर विवेक। वेलकम मिस्टर विवेक, प्लीज कम। थैंक यू सर। सो आपने जैसा सुना होगा सर ने बताया कि प्रैक्टिकली अभी हम देखने वाले हैं। सो आइए देखते हैं कि किस एज ग्रुप के हिसाब से प्रैक्टिकली अगर हम जाते हैं। जो हमने 15 लाख का एक बेस फंड हमने डिसाइड किया प्रिंसिपल अमाउंट की, हम हाइपोथेटिकली 15 लाख से हम करेंगे हर एक एज ग्रुप में। तो आइए देखते हैं कैसा रहेगा। सो फर्स्ट है 21 to 30 का एज ग्रुप जो हम यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें एसेट एलोकेशन हमारा किस तरह से 80% हम इक्विटीज में जा रहे हैं, 20% जो है हम कैश एंड बॉन्ड्स में जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 80% जो इक्विटी है, इक्विटी के अंदर हमारे म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, स्टॉक्स भी हो सकते हैं, ईटीएफ्स भी हो सकते हैं, एक्सवाइजेड जितने भी इक्विटीज के क्लासेस हैं वो सारी चीजें हो सकती है। अब 80% मींस 12 लाख रुपीज। 12 लाख को हम क्या करेंगे, प्लेज करेंगे। प्लेज करने पे इक्विटीज में ऑन एन एवरेज 70 to 75% मार्जिन हमको मिल जाता है। हम यहाँ 70% लेते हुए चल रहे हैं। सो 8,40,000 हमको यहाँ पे मार्जिन मिलेगा। अब इस मार्जिन का हम क्या करेंगे, जैसा कि आप प्रीवियस वेबिनार्स में देख चुके होंगे कि स्मार्ट दिशा अल्गो को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को प्लेज करके, कैसा आरओआई काफी अच्छा खासा ग्रो करवा सकते हैं। हम यहाँ पे वही चीज करने वाले हैं। जो मार्जिन हमको रिसीव हुआ उससे हम अल्गोज रन करेंगे। अल्गोज बेसिकली ऑन एन एवरेजली हमको 4 to 5% एवरेजली मंथली रिटर्न्स देते हैं, लेकिन हम उसको कंजर्वेटिव लेते हुए चलेंगे और 3% ही एवरेज मंथली मानेंगे इसको। सो 3% हमको यहाँ से मंथली मिलेगा। 2% है हम जिस तरीके से स्मार्ट दिशा टीम कर रही है, वर्क कर रही है, स्टॉक्स में हम कंजर्वेटिव चलते हैं 2% एवरेज मंथली यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। एंड बॉन्ड्स, जैसा कि आप बॉन्ड्स जानते होंगे कि वो ईयरली ऑन एन एवरेजली 5% देती है, एवरी ईयर ऑन एन एवरेज 5% के आसपास देती है। तो हम यहाँ से हम मंथली एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0.4% के करीब करीब। सो इसको हम देखते हैं तो एवरेज मंथली निकल के आता है टोटल 3.32% ऑन आवर प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि
ईयर का अगर हम देखते हैं तो 39.86% आ रहा है, जो कि काफी अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको दे रहा है। इसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ हम 10 साल तक काम करेंगे, मीन्स जो एज ग्रुप है 21 to 30, क्योंकि हमने यहाँ रिस्क किस तरह से बैलेंस किया है, 80% इक्विटी, 20% बॉन्ड। अब आप में से कोई पूछ सकता है कि क्या अल्गोज में या इक्विटीज में क्या कभी ड्रॉडाउन नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, ड्रॉडाउन आ सकते हैं। तो उसके लिए हमने कैसे प्रिपरेशन कर रखी है, तो हम यहाँ देखेंगे ड्रॉडाउन के लिए 10% हमने इक्विटीज में रखा है, 10% अल्गोज में रखा है। तो इनमें जब भी ड्रॉडाउन आएंगे तो उसको कैटर करने के लिए हमारे पास सामने कैश रिजर्व है, ऑलरेडी कैश रिजर्व भी है, और जरूरत पड़ने पर बॉन्ड्स को भी हम बुक कर सकते हैं। मीन्स एज सच बॉन्ड्स की जगह हम लिक्विड बीज, जो आप जानते होंगे लिक्विड बीज ETFs होते हैं, वो एज गुड एज बॉन्ड्स ही होते हैं, उसमें हम लेके हम कभी भी उसको स्क्वायर ऑफ करके एज सच कैश की जो नीड होगी, अर्जेंट नीड कभी हो सकती है, तो उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। अब हम आगे देखें कि इसी तरीके से अगर हम कंपाउंड करते हैं, हमारा पोर्टफोलियो को इसी तरीके से कंपाउंड करेंगे तो क्या कैलकुलेशन निकल के आती है, काफी इंटरेस्टिंग आएगी, देखिए इसको। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट 5-6 कॉलम्स यहाँ पर है। जैसे फर्स्ट है अमाउंट डिपॉजिटेड, फिर सेकंड ड्यूरेशन पीरियड मींस किस एज तक, फिर बाद में आता है इंटरेस्ट अर्न, फिर टाइम मींस कितने ईयर्स तक हम कंपाउंड कर रहे हैं, ड्यूरेशन एंड बैलेंस मींस ये ड्यूरेशन जो एंड हो गया तब हमारे पास क्या बैलेंस रहेगा, नेक्स्ट ROI ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एवरेज ROI कितना रहता है, एंड लास्टली एक कॉलम और ऐड किया जिसके अंदर मींस ड्यूरेशन एंड होने पे आप कुछ एडिशन या विड्रॉल करना चाहते हैं अपने फंड में से, पोर्टफोलियो में से कुछ करना चाहते हैं प्लस या माइनस, तो वो भी हम करके अभी देखेंगे। अब इनिशियली 15 लाख के फंड से हमने स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 21 ईयर्स, तो 21 ईयर्स से 30 ईयर्स तक मींस 10 साल के लिए हम इसको ग्रो करवा रहे हैं। किस CAGR से करवा रहे हैं? ऑन एन एवरेजली 39.86% के CAGR से अगर हम ग्रो करवाते हैं, 10 ईयर्स के बाद यही 15 लाख की अमाउंट हमारी ग्रो होकर पहुंच जाएगी 4.29 करोड़। मींस 30 ईयर्स की एज में, 30 ईयर्स मेरे कंप्लीट हो गए, उस एज में मेरे पास रहेंगे 4.29 करोड़ रुपीस। काफी अच्छी खासी अमाउंट है एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। सो अब हमारा प्लानिंग हो सकता है आगे जाके कि भाई इसमें मैं कुछ ऐड करूं उस टाइम पे या विड्रॉ करूं, वो सिनेरियोज हम अभी आगे देखेंगे। पहले फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं जिसके अंदर हम एज सच कुछ पोर्टफोलियो को कुछ टच नहीं कर रहे हैं, मींस ना मैं ऐड कर रहा हूं कुछ, ना मैं उससे विड्रॉ कर रहा हूं। उस सिनेरियो को एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट, अभी एज ग्रुप आ गया मेरा 31 to 40। इन 10 सालों में मैं कैसे करूंगा, जैसा कि मिस्टर विजय जी ने आपको बताया अभी थियोरेटिकल सेशन में, हम रिस्क जो है कम करेंगे, एज इंक्रीज होती जाएगी, रिस्क को कम करते हुए चलेंगे। 31 to 40 एज ग्रुप में हम एसेट एलोकेशन रहेगा 65% इक्विटी में रहेगा, 35% जो है कैश एंड बॉन्ड्स में रहेगा। तो उस हिसाब से अगर हम कंपाउंडिंग करवाते हैं तो एवरेज CAGR जो हमारा आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, वो आता है 32.86%। सो आने वाले 10 साल में 31 to 40 ईयर्स की एज में हम कंपाउंड करेंगे 32.86% के CAGR से। तो हमारा अमाउंट जो था 4.29 करोड़ वो ग्रो होते होते पहुंच गया 73.6 करोड़। सोच पा रहे हैं आप कि 40 साल की एज में मैं मिलियनर बन चुका हूं ऑलरेडी। अराउंड 10 मिलियन US डॉलर तो हो ही चुके हैं मेरे पास। 73.6 करोड़ रुपीस है हमारे पास, तो 40 ईयर्स की एज में। अब आगे जाते हैं, फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स हमने कुछ फंड को टच नहीं किया है, इसी को कंपाउंड करवाएंगे। रिस्क अभी हम और कम कर देंगे, रिस्क कम करेंगे, कैसे करेंगे, इक्विटी में 50%, कैश रिजर्व एंड बॉन्ड्स के अंदर हम 50% एसेट एलोकेशन रखेंगे। तो हमारा जो ROI निकल के आता है वो 25.86% से आता है। 10 साल तक इसको कंपाउंड किया तो ये 73.6 करोड़ की जो अमाउंट थी वो बढ़ के हो गई 734 करोड़ रुपीस। मींस हम 100 मिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं। आप सोच पा रहे होंगे कि 100 मिलियन US डॉलर एट द एज ऑफ 50 ईयर्स काफी अच्छी खासी अमाउंट है। नेक्स्ट 10 ईयर्स जाते हैं, हम 51 to 60 की एज में जाते हैं, जो कि हमारे एज सच जॉब अगर आप कर रहे हैं प्रोफेशन के, वो लास्ट 10 ईयर्स होंगे क्योंकि रिटायरमेंट आने वाले 60 ईयर्स की एज में। अब हम क्या करेंगे, रिस्क और कम कर देंगे। रिस्क कम करके इक्विटी पोर्शन में हम 35% जाएंगे एंड जो कैश रिजर्व एंड बॉन्ड्स है उसमें 65% हमारा एसेट एलोकेशन रहेगा। उस हिसाब से भी अगर हम करते हैं तो वो 10 साल हम कंपाउंड करेंगे 18.86% के एवरेज CAGR के साथ। तो उससे अगर मैं 734 करोड़ को कंपाउंड करता हूं तो वो कंपाउंड होते होते पहुंच जाती है अमाउंट बढ़ते हुए 4133 करोड़ रुपीस। आप सोच पा रहे होंगे
$500 million, $0.5 billion मीन्स $500 million पे आप पहुंच गए हैं एट द एज ऑफ 60 years। काफी अच्छी चीज अचीव कर ली, काफी ग्रेट अचीवमेंट है ये हमारे लिए। अब आने वाले 10 साल मीन्स अभी हम रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब मुझे क्या करना है, अपने फंड को प्रिजर्व करते हुए चलना है, और लेकिन साथ में मेरे को थोड़ा रिस्क लेते हुए ग्रो भी चाहिए, मार्केट ग्रोथ चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एसेट एलोकेशन कम करके कर देंगे 20% इक्विटी में, बाकी के रिमेनिंग 80% है वो कैश रिजर्व और बॉन्ड्स में जाएंगे। उस तरीके से भी अगर हम कंपाउंड करते हैं तो एवरेज जो आरओआई हमारा आएगा वो 11.86% के आसपास आएगा। उस रेट से अगर मैं ग्रो करवाता हूँ अपने 4,000 करोड़ के फंड को, तो वो ग्रो होके पहुंच जाएगा 12,600 करोड़ रुपीस। आप सोच पा रहे होंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे हर 10-10 साल में हम किस तरीके से कंपाउंड कर रहे हैं। हम शुरुआत में लेके चले थे 15 लाख की अमाउंट से, अब वो 15 लाख की अमाउंट इस अमाउंट के सामने ना के बराबर है। तो इस टोटल ड्यूरेशन हमारा कितना रहा, 50 इयर्स का ड्यूरेशन। एट द एज ऑफ 21 ईयर्स से हमने स्टार्ट किया, हम 70 इयर्स की एज तक 50 इयर्स हो गए हमको, एंड ऑन एन एवरेज हमारा इस 50 इयर्स का ड्यूरेशन का CAGR जो रहा वो 26.3% का रहा, विदाउट टचिंग एनीथिंग। मींस इस फंड को हम छू नहीं रहे हैं, ना हम कुछ ऐड कर रहे हैं ना कुछ विड्रॉ कर रहे हैं। तो हम पहुंचते हैं 17,620 करोड़ रुपीस पे। मींस 15 लाख का जो हमारा पोर्टफोलियो था वो ग्रो होता पहुंच गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो हमको देखने को मिली पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू, वो हम पहुंच गए 17,600 करोड़ रुपीस पे। तो समझ सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस रेट से ग्रो होती है। इनिशियली आप देख पा रहे होंगे कि 15 लाख से हम 4.29 करोड़ पे पहुंचे, फिर 4.29 करोड़ से हम 73 करोड़ पे पहुंचे, 73 करोड़ से फिर हम 700 करोड़ के आसपास पहुंचे, 700 से फिर 4,000 करोड़ पहुंचे, 4,000 से फिर 12,500 करोड़ पहुंचे। तो इन सब का टोटल अगर हम करते हैं तो 17,500 करोड़ तक हम पहुंच गए हैं। 50 इयर्स का हमारा मार्केट का जर्नी सच चला, उस 50 इयर्स के ड्यूरेशन में हम 17,000 करोड़ पे पहुंचे। अब हम दो सिनेरियोस देखते हैं कि हम कुछ विड्रॉ करेंगे हर 10 इयर्स के बाद, कुछ एक अच्छी खासी अमाउंट यहाँ से हम विड्रॉ करते हैं हमारे पोर्टफोलियो में से। तो यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे किस तरीके से इफेक्ट आता है, मींस हमारा एट द एंड ऑफ जो रिजल्ट दिख रहा है 50 इयर्स के बाद, वो उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। मैं एक अमाउंट रखता हूँ कि 30 इयर्स की एज में मेरे को 25 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको यहाँ पे माइनस करता हूँ कि हमने इतना विड्रॉ किया, ठीक है। अब 40 इयर्स की एज में मींस नेक्स्ट 10 इयर्स और निकल गए, मैं हर बार 10 टाइम्स अमाउंट निकाल रहा हूँ जितना मैंने इनिशियली निकाला था। जैसे अभी 30 इयर्स की एज में 25 लाख अमाउंट निकाला, हम करते हैं 10 टाइम्स निकालेंगे हर बार हम, मींस 25 लाख अभी निकलेगा हमारा 2.5 CR हम निकालेंगे 40 इयर्स की एज में हमारे ही पोर्टफोलियो में से। फिर नेक्स्ट 10 इयर्स बाद में 50 इयर्स की एज में हम निकालेंगे इसी पोर्टफोलियो में से 25 करोड़ रुपीस। उसके बाद नेक्स्ट 10 इयर्स बाद में 60 इयर्स की एज में मैं यहाँ से निकालूंगा हमारे पोर्टफोलियो में से 250 करोड़ रुपीस। तो भी इतना निकालने के बाद भी हम लोग एट द एंड ऑफ रिजल्ट 50 इयर्स के बाद हम 14,600 करोड़ पे पहुंच रहे हैं। मींस एवरी 10 इयर्स पे हम काफी अच्छी खासी लमसम अमाउंट हम निकाल रहे हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। क्योंकि आपने अभी देखा होगा थियरी सेशन में, आपने सुना होगा मिस्टर विजय जी बता रहे होंगे कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, फाइनेंशियल खर्चे हैं वो बढ़ेंगे, काफी जगह बढ़ेंगे, हेल्थ हो गया, मेडिसिन हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गई, काफी सारी जगह एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ऐड अगर हम करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। इसी रेशियो में अगर मैं ऐड करता हूं हर 10 इयर्स में, आइए अब देखते हैं 25 लाख में ऐड कर रहा हूं, देन नेक्स्ट 10 टाइम्स 25 लाख मैंने इनिशियली ऐड किया, फिर नेक्स्ट 10 इयर्स बाद 2.5 करोड़ ऐड किया, फिर नेक्स्ट 10 इयर्स बाद में 60 इयर्स की एज में हमने ऐड किया 25 करोड़ रुपीस, एंड 50 इयर्स की एंड में हमने ऐड किया 25 करोड़ रुपीस, एंड 60 इयर्स की एज में हमने ऐड किया 250 करोड़ रुपीस। तो जो अमाउंट हमारी इनिशियली आ रही थी 17,500 करोड़ के आसपास जो आ रही थी, वो अभी बढ़ के हो गई है 20,500 करोड़ रुपीस। मींस आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपीस ज्यादा बढ़े, जबकि हमने ऐड कितना किया। अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे 277 करोड़ रुपीस ही ऐड किए, अराउंड 277 करोड़ रुपीस होते हैं इस टोटल ड्यूरेशन में। हमने जो ऐड किए 10-10 साल के गैप से 277 करोड़ रुपीस ऐड किए,
उससे कंपाउंडिंग होके हमको रिजल्ट कितना मिला, 3000 करोड़ रुपीज मिला हमको। मीन्स अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 10 टाइम्स का ग्रोथ मिला, जितना हमने फंड डाला था उससे 10 टाइम्स हमको सामने मिला। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इस तरीके से काम करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एज ग्रुप जो है 31 to 40, इसमें क्या होगा। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, इक्विटी में हम 65% जा रहे हैं, कैश रिजर्व एंड बॉन्ड्स में 35% हम एलोकेट कर रहे हैं हमारे एसेट्स को। एंड हमारा जो आरओआई जनरेट होगा, मीन्स सारी चीजें हम सेम रखते हुए चल रहे हैं। इक्विटीज में अराउंड एवरेज मंथली 2%, बॉन्ड्स में एवरेज ईयरली 5% हो रहा है हमारा, अल्गोज में हम 3% एवरेज मंथली जनरेट कर रहे हैं। तो 32.86% एवरेज ईयरली यहाँ से जनरेट हो रहा है। मीन्स 31 ईयर्स की एज में कोई स्टार्ट कर रहा है 15 लाख की अमाउंट से, सो वो कंपाउंड करता 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 615 करोड़ की अमाउंट पे पहुंच जाएगा एट द एंड ऑफ 40 ईयर्स, क्योंकि 31 ईयर्स की एज से लेकर 70 ईयर्स की एज तक उसने कंपाउंड किया इसी एज बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ। तो उसका एवरेज जो CAGR रहा इस 40 ईयर्स का, वो रहा 23%। पिछले स्लाइड में हमने देखा, जो कि यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, हम 26.3% के CAGR से गए। मींस 50 ईयर्स का जो ड्यूरेशन था उसका 26.3% एवरेज CAGR था। अभी 40 ईयर्स का जो CAGR रहा है वो 23.12% रहा है। मींस आप देख पा रहे हैं कि एज जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, हम रिस्क को कम करते जा रहे हैं। तो जैसे रिस्क कम होगा, आप जानते हैं रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ में चलते हैं, तो रिस्क कम हुआ तो रिवॉर्ड भी थोड़ा कम हुआ, 3% डिक्रीज हो गया। बात करते हैं 41 to 50 एज ग्रुप में। उसमें हम एसेट एलोकेशन कैसे कर रहे हैं, 50% इक्विटीज में जा रहे हैं, 50% कैश रिजर्व एंड बॉन्ड्स में जा रहे हैं। सेम सीनियर को लेके चलते हैं तो हमारा एवरेज CAGR जो आता है वो 25.86% का आता है। अब 41 ईयर्स की एज में कोई स्टार्ट कर रहा है 15 लाख की अमाउंट से, सो उसका फंड कंपाउंड होते होते पहुंच जाएगा एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, मीन 70 ईयर्स की एज तक कंपाउंड होते होते 35.72 करोड़ रुपीस तक पहुंच जाएंगे हम। वो भी काफी अच्छा खासा अचीवमेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपने स्टार्ट कब किया, 41 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया एंड आप 30 ईयर्स ही मार्केट में आपने दिए। तो 30 ईयर्स में 35 करोड़ रुपीस इज वेरी गुड अमाउंट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 लाख रुपीस। यहाँ पे एवरेज CAGR जो रहा 30 ईयर्स का वो 20% आ गया। अब बात करते हैं 51 to 60 एज ग्रुप में। इसमें हम और रिस्क कम कर देंगे। रिस्क कम करके अभी हम इक्विटी में जा रहे हैं सिर्फ 35% एंड कैश रिजर्व और बॉन्ड्स में जाएंगे 65%। सेम सिनेरियो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एवरेज CAGR जो आता है 18.86% के आसपास हमारा आता है। अब कोई व्यक्ति 51 ईयर्स की एज में स्टार्ट कर रहा है मार्केट में आना एंड 15 लाख का उसका इन्वेस्टमेंट है, तो 20 ईयर्स तक मींस 51 ईयर्स की एज से 70 ईयर्स की एज तक 20 साल तक वो कंपाउंड कर रहा है मार्केट में अपने फंड को। तो एवरेजली उसका फंड 16.94% के हिसाब से ग्रो होगा एंड वो पहुंच जाएगा 15 लाख की अमाउंट ग्रो होते होते पहुंच जाएगी 3.43 करोड़ रुपीस, विच इज ऑल्सो क्वाइट गुड अमाउंट व्हेन यू आर स्टार्टिंग एट 51 ईयर्स की एज में। 51 ईयर्स की एज में जनरली लोग क्या करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग डिसाइड करने लग जाते हैं कि 50-60 लाख रुपए मेरे को रिटायरमेंट मिल जाए तो काफी अच्छी चीज है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं 3.5 करोड़ रुपए के आसपास हम देख रहे हैं, तो काफी अच्छी खासा अचीवमेंट है। नेक्स्ट अब हम एज ग्रुप देखते हैं 61 to 70 का एज ग्रुप। इसके अंदर हम ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो हमको हमारा फंड प्रिजर्व करते हुए चलना है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, रिस्क को और कम कर दिया हमने, इक्विटी में 20% जाएंगे एंड बाकी का 80% है वो कैश रिजर्व और बॉन्ड्स में रहेगा। इसमें हम ग्रोथ उसी तरीके से देखेंगे बाकी सारे सिनेरियोज में देखा, तो हमारा एवरेज CAGR जो आता है वो 11.86% के आसपास आता है। अब इसी फंड से मैं 10 ईयर्स तक ग्रोथ कर रहा हूँ 61 से 70 ईयर्स तक, तो हमारा फंड जो है 15 लाख का वो ग्रो होता होता पहुंच जाएगा 46 लाख रुपीस के आसपास। तो ये हमने देखा कि अलग अलग एज ग्रुप में किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम कहाँ कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, इससे इंपॉर्टेंस हमको समझना चाहिए कि क्यों कहा जाता है कि जितना जल्दी अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, जितना लंबा आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा, मैं वापिस से आपको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। इनिशियली 21 to 30 के एज ग्रुप में हमने जब स्टार्ट किया था, तो 50 ईयर्स के अंदर हम 15 लाख की अमाउंट को कंपाउंड करते करते पहुंच गए थे 17,600 करोड़ रुपीस, जो कि CAGR हमारा एज सच 26% का ही है 50 ईयर्स का। नेक्स्ट एज ग्रुप में आते हैं, 31 ईयर्स की एज में स्टार्ट करते हैं। ड्यूरेशन अभी कम हो गया है, 40 ईयर्स ही रहे हैं
एंड हमारा CAGR भी कम हो गया क्योंकि हम रिस्क अब उतना नहीं ले पाएंगे जितना हम 21 साल की एज में जब हमने नई नई जॉब स्टार्ट की थी तो हम रिस्क ले पा रहे थे, लेकिन अब उतना रिस्क नहीं ले पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हमारे ऊपर। तो हम यहाँ पे 15 लाख की अमाउंट को ग्रो करते करते पहुंच गए अराउंड 615 करोड़ रुपीस के आसपास। नेक्स्ट एज ग्रुप पे आते हैं 41 to 50 का एज ग्रुप। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया 15 लाख से, तो यहाँ पे हम ग्रो करा के आए 15 लाख की अमाउंट से हम पहुंचे 35.7 करोड़ रुपीस के आसपास। नेक्स्ट एज ग्रुप पे देखते हैं 51 to 60 की एज ग्रुप, इसमें हमने 20 इयर्स तक ही कंपाउंड करवाया, तो हम यहाँ पे पहुंचे 3.43 करोड़ रुपीस पे 15 लाख की अमाउंट को कंपाउंड करते हुए। नेक्स्ट एज ग्रुप आता है 61 to 70 का एज ग्रुप है, इसमें सबसे कम ड्यूरेशन हमने कंपाउंड किया, इसको 10 ईयर्स ही हमने कंपाउंड किया और जो रिस्क है रिस्क भी काफी कम लिया है इसमें, तो उस हिसाब से हम 15 लाख की अमाउंट को ग्रो कराते कराते पहुंचे हैं 45-46 लाख रुपीस के आसपास। तो ये था मेरी तरफ से कि प्रैक्टिकली हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अब आपके कुछ अपने मीन्स किस तरह से आप रिस्क ले सकते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कुछ अपने हिसाब से क्या कुछ प्लानिंग बताना चाहें तो उस हिसाब से हम एक थोड़ा इधर देखते हैं। साहब हम तो रिटायर्ड हो चुके हैं, हमारा उम्र है 61, लेकिन हम रिस्क लेना चाहते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मीन्स आप कुछ निकालने का जरूरत नहीं है हमें, तो कितना होगा, हम रिस्क पूरा लेंगे। ओके, तो आइए ये हमारे ऑडियंस में से जैसे सर ने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बताया कि वो रिस्क पूरा ले सकते हैं, उनको एज सच 15 लाख की अमाउंट के ऊपर कितना भी रिस्क ले उनके लिए मैटर नहीं करता। तो उस हिसाब से अगर हम 61 इयर्स के एज ग्रुप में अगर हम देखें सिनेरियो तो कैसा देखने को मिलता है, चलिए देखते हैं। और इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे, अपना पास है 20 लाख। अच्छा, तो इन सर के पास तो ज्यादा फंड है रिस्क लेने के लिए, तो आइए 20 लाख के फंड में हम देखते हैं कैसा ग्रोथ मिलता है। यहाँ पे मैं 20 लाख कर देता हूँ एंड ये रहा रिजल्ट। हम 80% इक्विटी में जाएंगे, मीन्स एज अ यंगस्टर जब हम थे 20s की एज में थे तो हम जितना रिस्क ले रहे थे उतना रिस्क अब हम इनके में लेंगे, तो क्या होता है ग्रोथ, आइए देखते हैं। इस हिसाब से हम करते गए तो 20 लाख की अमाउंट जो है वो ग्रो होके पहुंच जाएगी 5.72 करोड़ रुपीस। मीन्स 61 इयर्स की एज में हमने स्टार्ट किया था, उन्होंने जो हमारे ऑडियंस में बैठे उन्होंने 61 इयर्स की एज में स्टार्ट किया और रिस्क पूरा ले रहे हैं, 80% इक्विटी में जा रहे हैं, 20% कैश रिजर्व बॉन्ड्स में जा रहे हैं एंड 20 लाख का फंड उनके पास है। उसको ग्रो करते करते हम पहुंच गए 5.73 करोड़ रुपीस के आसपास। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा हमने ग्रोथ किया है। हाँ, हमारे ऑडियंस में दूसरे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। मेरी एज है अराउंड 51 और मैं भी इसी तरह से रिस्क लेना चाहूंगा। ओके, मेरा फंड साइज अराउंड 35 लाख के। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कि एक यहाँ पे दूसरे एक जेंटलमैन है, उन्होंने बताया कि उनका एज है 51 के आसपास उनका एज है एंड वो पूरा रिस्क लेना चाहते हैं एंड इनके पास फंड साइज है 35 लाख रुपीस के आसपास। तो मैं यहाँ पे एक फंड साइज जल्दी से चेंज कर देता हूँ, 35 लाख रुपीस एंड इनका एज ग्रुप है 51 to 60। यहाँ पे हम रिस्क लेंगे 80% इक्विटीज में एंड ये 61 इयर्स की एज में भी 80% का ही रिस्क लेने वाले हैं। तो देखते हैं हम कैसे ग्रो करेंगे। हाँ, तो जैसा कि सर आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, हम इसी रेशियो से अगर रिस्क लेते हुए चलते हैं तो आपका जो फंड है, जो 35 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, वो आप सोच सकते हैं कुछ एनी गेसेस आप कहाँ तक पहुंचे होंगे? कुछ आप बताना चाहें कि आप 35 लाख की अमाउंट को पूरा रिस्क लेते हुए चल रहे हैं तो 20 साल की ड्यूरेशन में कहाँ तक पहुंचे होंगे आप? 2 करोड़ तो हुआ होगा। काफी कम है, मैं आपको बताता हूँ, आप चौंक जाओगे अमाउंट को देख के। 35 लाख की अमाउंट हमारी ग्रो होते होते पहुंच गई है 297 करोड़ रुपीस। तो बहुत ज्यादा है। सोच पा रहे हैं आपकी 70 इयर्स की एज में आपके पास 300 करोड़ रुपए होंगे ऐसा। तो रिस्क लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा और कंपाउंडिंग का इफेक्ट लंबे ड्यूरेशन में किस तरीके से मिलता है आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। I would like to hand it over to Dr. Shubhranshu Shekhar Jena sir, so he will conclude this webinar. Thank you. थैंक्स विवेक। प्रैक्टिकली इन्होंने बताया कि कैसे हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। होपफुली आप सभी लोगों ने एंजॉय किया और प्रैक्टिकली देखा होगा कि आपका रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल हो रहा है। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू कंक्लूड दिस वेबिनार, मैं चाहता हूँ फिर भी किसी के मन में कुछ डाउट है और कुछ चीज पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ सर,
मेरा बेटा एनआरआई है अभी, तो अगर वो मतलब इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? देखो, एनआरआई अकाउंट भी खुलता है, ठीक है, बट सभी ब्रोकर उसको अलाउ नहीं करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आप घर के मुखिया हैं, सो आप एक काम करिए, अपना सीए से डिस्कस करिए, एक एचयूएफ अकाउंट खुलता है, दैट इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। सो एचयूएफ अकाउंट में क्या है, आप करता रहेंगे और आपका एंटायर फैमिली मेंबर उसमें रहेंगे, तो उनको बोलेंगे उसमें वो डोनेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी उनका क्लॉज दिखा के, ठीक है, आप भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक एचयूएफ अकाउंट जैसे हो जाता है, उसके अंदर अलग से एक पैन कार्ड बनता है, तो उसके थ्रू फिजिकल प्रोसेस होता है और अकाउंट ओपन हो जाएगा। हम लोग जाओ यहाँ पे, जैसे हम लोग 5 रुपया पर लॉट दे के हमारा बैक ऑफिस सपोर्ट देते हैं, तो आईएएफएल में 5 रुपया पर लॉट में अकाउंट खुल सकते हैं, हमारा टीम आपको सपोर्ट करेंगे और आपका एचयूएफ अकाउंट खुल जाएगा। फिर उसके अंदर जितना अमाउंट डालना है डाल सकते हैं, उसका अलग से अकाउंटेबिलिटी रहेगा, आपका पैन कार्ड और उनका पैन कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। सो होपफुली ये आप कर सकते हैं। आपको सीए से बात करिए और जरूरत पड़ेगा हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसमें कॉन्टैक्ट करेगा, अपना टीम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और किसी को कुछ है, अच्छा, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्गो, स्मार्ट दिशा अल्गो कैसे काम करता है। सो इसका डिटेल में बताऊंगा तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। टाइम टू टाइम हम इसका वेबिनार करते हैं, पिछले 2 वेबिनार में भी हमने डिटेल दिखाया है कि कैसा पीएनएल होता है, और सभी रिस्क रिवार्ड लिंक्ड स्ट्रेटेजी है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस होगा। सो एवरीथिंग हैज बीन प्लान्ड एज पर द फंड वैल्यू और रिस्क रिवार्ड के साथ हमारा प्लानिंग हुआ है, और डे ऑन डे बेसिस अगर कंटिन्यू चलाते हैं तो यहाँ से आप प्रॉफिटेबिलिटी रहेंगे। ये मैं कोई गारंटी वारंटी नहीं दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली हमारा अकाउंट में हो रहा है, सभी लोगों का अकाउंट में हो रहा है। प्रैक्टिकल जो स्टैटिस्टिक्स है उसी के आधार में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग इन्वॉल्व इस, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, राइट। और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम अपकमिंग वेबिनार में लेके आते रहेंगे। आप लोगों को अगर इसके अंदर और जानकारी लेना है, सो हमारा रानीप में ब्रांच है, उसमें आके विजिट कर सकते हैं। आपको जिसको जो भी रिक्वायरमेंट है आप इसमें कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल, डिफरेंट ईमेल आईडी सब दिया हुआ है, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। और स्लो एंड स्टेडी हमारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन विल मूव ऑन, वी आर बहुत जल्दी एवरी मंथ जैसे हम कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में हम लोग वेबिनार और फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन जो नंबर 4 हम लेके आने वाले हैं, उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड टू आवर वीडियो। जय हिंद।